डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गीता आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्वालिफाई पेपर के सिलेबस को और बुक लिस्ट को डिस्कस किया। देखिए, जितने भी आपके मेंस में पेपर होते हैं ऑलमोस्ट हमने सारे उसमें आपके बुक लिस्ट और रिसोर्स की डिस्कस और चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अब पाठ्यक्रम की क्लास, यानी अब जो भी टॉपिक है हम उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे जीएस पेपर 1 में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी पढ़ना है। तो हम आज की क्लास में इंडियन सोसाइटी यानी मेंस की टॉपिक है ये। सामान्य तौर पे प्रीलिम्स में प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन ये केवल और केवल मेंस के टॉपिक हैं। और मेंस के टॉपिक शुरुआत करने का उद्देश्य यही है कि अभी जो समय चल रहा है अभी आपको मेंस ही करना चाहिए, और प्रीलिम्स के जो विषय हैं वो प्रीलिम्स के विषय आपको दिसंबर या नवंबर से शुरू करना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप बेसिक एनसीईआरटी जो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोसाइटी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको जीरो से लेकर के इंडियन सोसाइटी को समझाऊँ, ताकि अगर एक नए अभ्यर्थी भी हैं आप तो आप समझ पाएंगे। तो चलिए बताते हैं कि आपको इंडियन सोसाइटी कैसे पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक है। वो तो हमने सिलेबस में बता दिया है और ये आज क्लास है तो हम समझते हैं। देखिए, इंडियन सोसाइटी पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि समाज क्या होता है। समाज परिवारों के समूह से मिलकर बनता है। लेकिन क्या इतना काफ़ी है समाज को पढ़ने के लिए? जी नहीं। समाज एक सब्जेक्टिविटी विषय है। मतलब उसमें एक समाज में क्या होता है, एक विषय निष्ठता, मतलब आपके अंदर वो समझने के लिए विषय निष्ठता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी समाज में नहीं होती। कहने का मतलब ये है, देखिए, समाज को समझने से पहले हम दो टर्म समझते हैं, एक ऑब्जेक्टिविटी और एक सब्जेक्टिविटी। ये दोनों टर्म अगर आप समझ लेंगे तो सोसाइटी को किस दृष्टिकोण से सोचना है इस बात को हम समझेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिविटी में व्यक्ति के विचार का महत्व नहीं होता। ठीक है, इसमें व्यक्ति के विचार, राय का महत्व होता है। यानी इसमें व्यक्ति के विचार के महत्व का कोई महत्व नहीं है इसमें, लेकिन सब्जेक्टिविटी में व्यक्ति के विचार, राय का महत्व होता है। मतलब ये, जब आप प्रीलिम्स की परीक्षा देंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के, तो उसमें जो आपका प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे उसमें सभी व्यक्ति का सामान्य एक दो चार प्रश्न छोड़ दें तो सभी व्यक्ति का उसमें उत्तर जो होगा समान होगा, इक्वल होगा। सभी व्यक्ति के जो भी अभ्यर्थी हैं सबके आंसर समान होंगे। लेकिन जब आप मेंस के पेपर देंगे तो आपका अलग अलग डिफरेंस आएगा, एक ही बात को कहने का तरीका अलग होगा। इसलिए समाज के दृष्टिकोण को समझने के लिए आपको उस विषय में सब्जेक्टिविटी लानी होगी। यानी मेरे किसी विषय पे विचार होगा और आपके भी किसी विषय पे अलग विचार होगा। आप एक बेहतर आंसर लिखने के लिए, एक बेहतर उत्तर लिखने के लिए आप मेरे विचार को भी अपने विचार में समाहित कीजिए और अपने विचार को भी मेरे विचार में समाहित करके एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं। और इसलिए विचारों में रिजिडपन नहीं आना चाहिए कि हम उस विचार को ही, अगर वो सही है तो सही है, ये गलत है तो गलत है। इस दृष्टिकोण से समाज को अगर पढ़ेंगे तो आप बेहतर अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आपको इस विषय को समझने के लिए एक सब्जेक्टिविटी की जरूरत होगी, न ऑब्जेक्टिविटी। इस विषय में नहीं पढ़ना है। सब्जेक्टिविटी, जो आपका सब्जेक्टिविटी दृष्टिकोण है उसी को आपको ध्यान रखना है इसमें। यानी सब जो सब्जेक्ट के प्रति विषयनिष्ठता का भाव इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये रही एक इंडियन सोसाइटी के किस दृष्टिकोण से आप पढ़ेंगे, ये एक विषय रहा। इसको इरेज करते हैं। तो अब देखते हैं समाज। समाज क्या है? परिवारों का समूह। परिवारों के समूह से मिलकर समाज बनता है।
क्या ये डिफिनीशन से समाज का डिफिनीशन हो गया? नहीं। इतना भर एक लाइन से आपका डिफिनीशन तैयार नहीं हुआ। जब भी समाज का निर्माण होगा तो उसमें कुछ स्वतंत्रताएं होगी, कुछ नियम कायदे होंगे, कुछ परंपराएं होंगे, और कितनी भी स्वतंत्रता होगी लेकिन परंपरा, नियम, कानून, कायदे समाज के होंगे। उसी दायरे में आप अपने स्वतंत्रता को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यही समाज में होता है। तो इन सभी बिंदु को हम इंडियन सोसाइटी में उस दृष्टिकोण के साथ उस समझ को विकसित करेंगे और भारतीय समाज को समझने की कोशिश करेंगे। आपके जहन में होगा कि क्या परिवार, समाज और फिर राज्य और देश एक प्रक्रिया है ये, और इसलिए हमें सबसे पहले परिवार, एक छोटी सी यूनिट है समाज का जो है परिवार, आपका व्यक्ति, फिर परिवार और फिर समाज। मतलब यह है कि व्यक्ति, व्यक्ति के समूह से परिवार बना और फिर परिवार के समूह से एक समाज का निर्माण होता है। लेकिन उस समाज के निर्माण में बहुत से ऐसे समाज के प्रतिमान और कुछ नियम, कुछ परंपराएं के दायरे में रहकर ये व्यक्ति और परिवार अपने स्वतंत्रता का पालन करते हैं। थोड़ा हम एक शॉर्ट टर्म में समझते हैं कि समाज का एक अर्थ क्या होता है। जैसे देखिए, ये समाज है, और भी समझने की कोशिश करते हैं, इसको तोड़कर समझाने की कोशिश कराते हैं आपको। एक शब्द को कैसे तोड़ते हैं, देखिए, ये समाज हो गया आपका, ठीक है। इसको हम सम कर सकते हैं और इसको अज, ठीक है। ये सम और अज, ये एक संस्कृत टर्म है, ठीक है, और ये भी एक संस्कृत है, शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? एक साथ। सम मतलब एक साथ, अज मतलब क्या होता है, बोलिए? निवास करना। समाज को इस दृष्टिकोण से देखिए कि एक साथ, सम मतलब, अज मतलब निवास करना, मतलब एक साथ निवास करने वाला जो समूह है व्यक्तियों का, उसे समाज कह सकते हैं। अधूरा ये डिफिनीशन है, बट एक सामान्य तौर पे इसका अगर हम ब्रेक करके, मतलब इस शब्द को ब्रेक करके समझने की कोशिश की, तो एक साथ निवास करना, एक साथ निवास तो पालतू जानवर भी करते हैं। क्या उसे हम समाज कह सकते हैं? नहीं। लेकिन मधुमक्खी को कह सकते हैं कि वह एक सामाजिक जीव है। तो उस तरीके से हम, क्योंकि उसमें काफ़ी साइंटिफिक टेम्परामेंट से समाज के प्रतिमानों का मधुमक्खियाँ पालन करती हैं, और इसलिए हम उसे समाज के दायरे में रखते हैं। पशु पक्षियों को भी रख सकते हैं क्योंकि समाज के प्रतिमानों का वो भी पालन करते हैं। लेकिन गाय को हम समाज के दायरे में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो समाज के प्रतिमानों का पालन नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये समाज का एक ओवरव्यू, हमने एक इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। तो और भी चीज़ें हम देखेंगे। समाज, समाज को एक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि वो क्या कहते हैं समाज। देखिए, ये आपका समाज हुआ, ये हुआ आपका समाज, ठीक है। और इस समाज में एक छोटी सी यूनिट है आपका मनुष्य का, ठीक है। कोई भी मनुष्य समाज से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि समाज के निर्माण में ही निहित है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, और इसलिए समाज और परिवार का निर्माण होता है, परिवार व समाज का निर्माण होता है। और समाज और परिवार का निर्माण का आधार में एक व्यक्ति के बीच दूसरे व्यक्ति, एक परिवार के बीच दूसरे परिवार के बीच अंतर संबंध होते हैं। ये आपस में वो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और यहीं से समाज का आधार माना जाता है कि समाज इसीलिए निर्माण हुआ। अगर कोई आपसे पूछे कि समाज का निर्माण क्यों हुआ,
आखिर समाज का निर्माण करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो समाज के निर्माण करने का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अकेले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, और इसलिए समाज का निर्माण होने लगा। तो एरिस्टोटल, अरस्तु का नाम आप लोगों ने जाना होगा, उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर स्वयं की आवश्यकता, जितने भी आवश्यकताएं हैं, अगर वो स्वयं पूरा करता है, या तो वो राक्षस है या देवता। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं की आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, या तो वो राक्षस है या फिर वो देवता। इतना तक अरस्तु ने कहा। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि समाज का निर्माण क्यों आवश्यक है। साथ ही साथ यह भी आप जान पाएंगे कि इसकी क्या शर्त हैं, कि समाज निर्माण की क्या शर्तें हैं। आने वाले क्लास में बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आने वाले क्लास में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इंडियन सोसाइटी का, वो सारी बात करेंगे, क्योंकि आज का इंट्रोडक्शन क्लास था कि समाज क्या है और कैसे इसे पढ़ें समझें, क्या दृष्टिकोण आपका होना चाहिए समाज को समझने के लिए। ठीक है, तो इसकी हम बात की आज। और सिलेबस, बुक लिस्ट, रिसोर्स सब हमने बात कर दिया है। आपको डाउट हो कि इसको हमने सेल्फ स्टडी मुझे करना है तो कैसे पढ़ें, तो जो भी आप विषय से संबंधित जानना चाहते हैं कि इसका बुक लिस्ट, रिसोर्स क्या हो, तो मेरा जो भी पिछली क्लास है आप उसे देख सकते हैं। थंबनेल में सब लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।